डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से होने जा रहा है। 13 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में 19 बैठकें होने की संभावना है। कोरोना महामारी आने के बाद से पिछले साल शीतकालीन सत्र हो नहीं पाया और बजट सत्र भी समय से पहले समाप्त हो गया। कहा जा सकता है कि बीते सवा साल में संसद सत्र पहले की तरह नहीं चल पाया। देश आज कोरोना के कहर से उबरने की जदोजहद में डूबा है। तीसरी लहर की आशंका को लेकर सरकार से लेकर राज्य सरकारें चिंतित हैं। सरकारों की आर्थिक हालत खस्ता है तो महंगाई ने आम जन का जीना दुश्वार कर दिया है। पिछले सवा साल में कोरोना से संक्रमित हुए 3 करोड़ से अधिक भारतीयों में से 4 लाख अपनी जान गंवा चुके हैं तो लगभग 4.5 लाख लोग अब भी कोरोना से उबरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में संसद के मानसून सत्र का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। साथ ही राजनीतिक दलों की जिम्मेदारियां भी संसद देश के सामने मौजूद समस्याओं के समाधान के लिए विचार विमर्श करने का मंच है। भावी चुनौतियों की रणनीति पर चिंतन मनन करने का सर्वोत्तम स्थान भी संसद है। बावजूद इसके पिछले कुछ सालों में संसद की महत्ता कम होती जा रही है। तार्किक बहस का स्थान शोरगुल और हंगामा ले चुका है। न सरकार अपनी भूमिका में खरा उतर पा रही है, न विपक्ष। संसद पर भी राजनीतिक रस्साकसी हावी होती साफ नजर आ रही है। देश इस समय गंभीर दौर से गुजर रहा है। आर्थिक चुनौतियां तो है ही, चीन के साथ टकराव से निपटना भी चुनौती है। महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे अपनी जगह कायम हैं। इन चुनौतियों से अकेले सरकार नहीं निपट सकती, उसे विपक्ष का सहयोग भी चाहिए और जनता का भी। चुनावी हार जीत का असर संसद के कामकाज पर नहीं दिखे तो अच्छे परिणाम की उम्मीद की जा सकती है। विभिन्न मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव होना चाहिए, लेकिन सीमित दायरे में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए संसद का उपयोग नहीं होना चाहिए। संसद के हर सत्र से पहले सरकार और विपक्ष के बीच सर्वदलीय बैठक में अनेक मुद्दों पर सहमति बनती है, लेकिन ये सहमति कागजों तक सीमित रह जाती है। प्रयास होने चाहिए कि इस बार संसद नई भूमिका में नजर आए। राजनीतिक दलों को समझना चाहिए कि सत्ता स्थायी नहीं है। आज जो दल सत्ता में है, कल वे विपक्ष में आ सकते हैं। जनता ने जिसको जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसका निर्वहन संसदीय आचरण से किया जाए। संसद में अधिक से अधिक विधायी कार्य किया जाए। हंगामे और बाइकॉट जैसे स्थायी चलन को इस बार तिलांजलि दे दी जाए। सरकार, विपक्ष और सभी सांसद प्रयास करें तो ऐसा हो सकता है। पाई पैरा चेंज। क्या देश के विभिन्न भागों में आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं से सूर्य का संबंध हो सकता है? इस विषय में अभी आम सहमति नहीं है कि बिजली गिरने और
सूर्य से आती आवेशित कणों की बौछार में कोई संबंध है, लेकिन पृथ्वी पर चुंबकीय तूफान सूर्य से आते हुए ऊर्जावान कणों के कारण ही है। सूर्य हमारा जीवनदाता और रक्षक है। ऋग्वेद में भी कहा गया है कि सूर्य की दृष्टि घूमती रहती है और इस पर समस्य विश्व निर्भर है। तो फिर सूर्य की दृष्टि ऐसी क्यों जो पृथ्वी पर हलचल मचा दे? बात सूर्य से अंतरिक्ष में फैलते ऊर्जावान सूक्ष्म कणों की है। सूर्य अग्नि का विशाल पिंड है जो अति तप्त गैसों में चल रही ताप नाभिकीय प्रक्रियाओं से ऊर्जावान होता है। कोई आश्चर्य नहीं जो इसके तीव्र चुंबकीय क्षेत्रों में जनित इसके तप्त पदार्थ की प्रचंड हलचल की आंच इससे 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर इसका परिभ्रमण करती पृथ्वी तक भी पहुंचती है। सूर्य का बाहरी वातावरण कोरोना अति तप्त गैसों का है। यह बेहद विरल है और सब तरफ फैल रहा है। इसे हम सौर वात के नाम से जानते हैं। इसमें अति ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा कणों की प्रधानता है। पृथ्वी इस वात में एक तरह से नहाई रहती है। इन कणों का अधिकतम अंश पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से जूझकर इसके उत्तरी और दक्षिणी चुंबकीय ध्रुवों में समा जाता है। इस तरह इस विकिरण से हमारी रक्षा होती है। सूर्य के वातावरण की सक्रियता घटती बढ़ती है। 11 वर्ष के अंतराल से सूर्य अपनी सक्रियता के महत्तम न्यूनतम से गुजरता है। इसे हम सौर सक्रियता चक्र कहते हैं, जिसके दौरान हमें सूर्य पर काले धब्बे घटती बढ़ती संख्या में नजर आते हैं। वर्तमान में सूर्य अपनी सक्रियता के नए चक्कर में प्रवेश कर रहा है। ऐसे में प्रदीप्तियों का पैदा होना, कोरोना से गैसीय भभकों का उत्सर्जन, यह सब जोर पकड़ने लगता है। जब सूर्य से इसका रुख हमारी ओर होता है तो पृथ्वी पर भी चुंबकीय तूफान होने लगते हैं। सौर वात में अज्ञात से पैदा हुआ क्षोभ हम तक लगभग 3 दिनों में पहुंचता है। चुंबकीय मंडल में हलचल पैदा हो जाती है, लिहाजा हम एक चुंबकीय तूफान झेलते हैं। यह लगभग 24-48 घंटे तक रहता है। अधिकांश तो हम इसे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवीय ज्योतियों के रूप में देखते हैं। इसे ऊंचे अक्षांशों के स्थानों से देखा जा सकता है जो अपने विलक्षण के लिए विख्यात है। तूफान के चलते पृथ्वी के ओयोनोस्फीयर में विद्युत लहर पैदा होती है जो विद्युत संचरण, ट्रांसफॉर्मर आदि को हानि पहुंचा सकती है। अधिकतर तूफान इतने शक्तिशाली नहीं होते, फिर भी हमें सजग रहकर अपनी संचार व्यवस्था और अंतरिक्ष में मौजूद उपग्रहों की सुरक्षा को लेकर सजग और सतर्क रहना होता है। हमारा जीवन अब बहुत हद तक टेक्नोलॉजी आश्रित हो गया है। ऐसे में किसी भी बड़े तूफान का सामना करने के लिए विभिन्न सेवा एजेंसियां अपने उपकरणों के सुरक्षा कवच तैयार कर रही हैं ताकि तूफान के कारण जीपीएस सिग्नल, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट आदि पर बुरा प्रभाव न पड़े। संचार उपग्रहों व सामरिक उपयोग के उपकरणों के लिए तो यह गंभीर विषय है। तूफान और सूर्य से बड़ा हुआ
अल्ट्रावायलेट विकिरण ऊपरी वातावरण को गर्म करता है, जिससे यह कुछ फैल जाता है। इस कारण से 1000 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर उपग्रहों की गति पर थोड़ा प्रभाव पड़ता है। इससे उनकी कक्षा में बदलाव आने लगता है। इन्हें फिर से जतन कर वापस उसी कक्षा में पहुंचाना होता है। उच्च ऊर्जा के कण वातावरण को भेद कर पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाते हैं, जो मानव शरीर में क्रोमोसोम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पृथ्वी पर तूफान अरबों वर्षों से आते रहे हैं। जीवन फिर से पनपा और अपने वर्तमान के रूप में आ पहुंचा है। स्टॉप।